बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि आपको पता है कि हम जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी की क्लासेस जो है वो चल रही हैं, PYQ है। और टेस्ट नंबर 19 है जो कि लगभग हम समाप्ति की ओर हमने एक से स्टार्ट किया था और यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो मानव का जो उत्सर्जी अंग है उनसे संबंधित सारे क्रियाकलाप थे। तो जीव और पादप जगत दोनों में जो उत्सर्जी अंग हैं उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। तो आज का क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, पहले कोशिश कर लीजिए इसको एक बार आप पढ़ने की, पूरी ध्यान से पढ़ लीजिए। और बहुत कॉमन सी बात है, आपकी इग्नोरेंस देखी जाती है कि आप इग्नोर किन चीज़ों को कर देते हैं। यही नहीं, सिर्फ वो चीज़ नहीं है कि बहुत सारा टफेस्ट मैटर है वो आपसे पूछा जाता है, उसमें खास करके बात ये होती है कि आप इग्नोर किसको करते हैं। जैसे यूपीएससी में भी IAS का क्वेश्चन हुआ था रिसेंटली, उसने पूछ लिया था कि जब हम ग्रामीण क्षेत्र की ओर प्रवेश करते हैं तो जानवर जो भैंस होती है उसके ऊपर कौवा क्यों बैठता है, बताइए। आपने देखा होगा लेकिन ध्यान नहीं दिया होगा। A4 साइज का पेपर बोलते हैं, इसका पास साइज पूछ लिया, इसका साइज कितने बाई कितने का होता है, हम A4 कहते हैं इसको। और बताइए। और अभी 2021 वाले में पूछ लिया था कि बताइए कि जब हम गांव की ओर जाते हैं तो तालाब के किनारे सबसे पहले मिलने वाला जो पक्षी है वो कौन सा होता है। तो आप इग्नोर कितना करते हैं देखा जाता है। एक स्वस्थ वयस्क का वृक्क, वृक्क बोलते हैं किडनी को, यानी एक स्वस्थ वयस्क में जो किडनी है प्रतिदिन 180 लीटर निस्पंद उत्पन्न करती है, यानी कि जो फिल्टर करती है वो कितना होता है, 180 लीटर। लेकिन वह व्यक्ति केवल 1 या 1.5 लीटर मूत्र ही बाहर निकालता है। पुनः अवशेषित निस्पंद की मात्रा किन कारकों पर निर्भर करती है। यानी कि हमारे शरीर का पूरा देखेंगे तो लगभग 85% क्या होता है, जो है वो पानी है। और जो किडनी है वो हमारे यहाँ अंदर क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। और वो फिल्टर्ड करते हैं तो उसमें 180 लीटर ब्लड जो है, हमारा पूरा जितना ब्लड है वो किडनियों से होकर गुजरता है। और अगर टोटल की काउंटिंग करें तो ये बैठता जाके कितना, 180 लीटर। और बोलते उससे जो फिल्टर करके निकालते हैं तो वो मूत्र के रूप में जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है वो 1 से 1.5 लीटर। तो ध्यान देना, इसका जो मुख्य कारण होता है वो ये होता है कि अतिरिक्त जल की मात्रा जो है उत्सर्जित किए जाने वाले घुलित अपशिष्ट की मात्रा पर निर्भर करती है। ठीक, तो आंसर आपका सेकंड वाला होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न था, ये ग्रुप डी में आया हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, नेफ्रॉन का कौन सा भाग रक्त से प्रारंभिक निस्पंदन एकत्रित करता है। यानी नेफ्रॉन अगर आपसे कहें तो मैं पहले ही बोला कि हमारे शरीर में जो है 2 किडनियां होती हैं, ठीक, और जिनकी स्थिति ऐसे होती है जस्ट जैसे कि राजमा। ठीक, अब इनसे इस तरीके से 2 नलिकाएं जाती हैं और ये 2 किडनियां होती हैं हमारे शरीर में। ठीक, ये 2 किडनियां हैं जो आपस में इनसे ब्लड जाता है और फिल्टर भी होता है, फिर लास्ट में इधर आता है। तो ये 2 जो किडनियां हैं तो इनमें किनारे पर जो ये संरचनाएं होती हैं, जो छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, जो गुच्छे होते हैं, लगभग कहें तो हम दसियों लाख जो है छोटे छोटे धागे नुमा संरचनाएं होती हैं, उन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। तो अगर एक प्रकार से कहा जाए कि किडनी की जो मूलभूत इकाई है, यानी कि जो गुर्दा है और गुर्दे की मूलभूत इकाई है, उन्हें क्या बोलते हैं, उनको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। अब नेफ्रॉन का कौन सा भाग, यानी नेफ्रॉन में भी पूछ रहा है, प्रारंभिक निस्पंद एकत्रित करता है। तो ध्यान देना, एक चैम्बर होता है जिसे बोलते हैं कौन सा, बोमन कैप्सूल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानवों में आहार नाल का इनमें से कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है, क्या होगा। देखिए सबसे पहले देखो कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन यहां से आता है और हमारे कहां पे आता है, ये अमाशय से जुड़ा होता है। ठीक, अमाशय से जुड़ने के बाद में जो भोजन है, ये भोजन जो है वो अमाशय से गुजरने के बाद यहाँ पर कनेक्ट होता है। तो सबसे पहले जो आती है हमारी एक संरचना मिलती है हमारे शरीर में, जिसे हम क्या कहते हैं, छोटी आंत कहते हैं। ठीक, तो छोटी आंत होती है तो छोटी आंत से ये जुड़ता है। अब छोटी आंत, चूंकि छोटी आंत इसलिए कहलाती है क्योंकि छोटी आंत का जो है यहाँ पर इसे बोलते हैं अंग अवशेषी, यानी परसिस्ट का बोलते हैं इसको, और यही कहलाती है का आपकी अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स है जो बाएं होती है। फिर यहीं से जुड़ती है जिसे हम कहते हैं बड़ी आंत, और बड़ी आंत इस तरीके से घुमाव लेके गुदा या मलाशय में खुलती है, और छोटी आंत कहीं खुलती नहीं है। तो ये भोजन की आंत है। बड़ी आंत की लंबाई जो है वो कम होती है, लेकिन इसका व्यास जो है वो कैसा होता है, वो ज़्यादा होता है, व्यास ज़्यादा।
और लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। छोटी आंत का व्यास जो है वो कम होता है, व्यास इसका कैसा होगा, कम होगा। लंबाई इसकी लगभग 7 मीटर। ठीक। परसिस्ट का अपेंडिक्स होती है, उसका कोई लेना देना नहीं होता। जो गुदा है जिसके द्वारा मल जो बाहर निकाला जाता है, और कोलन जो बड़ी आंत है, ये दोनों मिलकर के क्या करते थे, उत्सर्जन का काम करते। निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन प्रणाली का गठन करता है? जी बताइए। मानव उत्सर्जन प्रणाली है, उसका जो गठन करता है तो वो कैसे कैसे बना हुआ है, टोटल हमारा जो सिस्टम है वो क्या क्या ये चीज़ें उसमें सम्मिलित हैं, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। यानी कि ब्रक कितने होते हैं, 2 होते हैं, ये सभी को पता। जो किडनी होती है वो कितनी होती है, 2 होते हैं। ब्रसड़ यानी अंडकोश होते हैं, वो भी कितने होते हैं, 2 होते हैं। फेफड़े कितने होते हैं, 2 होते हैं। लेकिन हार्ट 1 होता है। तो वो पूरा जो उत्सर्जन तंत्र है उसमें बताना है कि क्या क्या होता है उसमें। तो ध्यान देना, पढ़ लो गौर से। पहले एक ब्रक होगा, नहीं होगा गुरुजी, क्यों? मनुष्य एक किडनी पे जिंदा तो रह सकता है, लेकिन किडनी वास्तव में कितनी होती है, उसको 2 होती हैं। एक मूत्रवाहिनी नहीं, जब किडनी 2 हैं तो ब्रक किडनी आपस में जुड़े होते हैं तो कैसी होंगी, 2 होंगी। मूत्राशय 2 नहीं होते हैं जी, और मूत्र मार्ग 1 होता है, ये सही बात है, यानी कि पहला वाला, लास्ट वाला गलत हो रहा है। ब्रक यानी किडनी की एक जोड़ी, एक मूत्रवाहिनी, यानी ये भी यहां पे खत्म हो रहा है कि एलिमिनेशन मेथड है, वेरी गुड। ब्रक की एक जोड़ी, सिंगल यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय, एकल मूत्रवाहिनी, फिर एकल मूत्रवाहिनी, ये भी आपका कैसा हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है। जो आंसर होगा वो क्या होगा, ब्रक की एक जोड़ी, मूत्रवाहिनी की एक जोड़ी, यानी कि मूत्रवाहिनी और ब्रक कितने होंगे, वो 2-2 होते हैं। एक जोड़ी इसलिए बोला, एक मूत्राशय होगा और एक ही क्या होता है, मूत्र मार्ग होता है। बड़ा ही सावधानी से देख लीजिए, क्वेश्चन को देख के घबराइए मत। क्वेश्चन ज़्यादा लंबा चौड़ा होता है तो इसका मतलब ये नहीं है, खास करके सीबीटी में, कि आप अपना पेशेंस खो दें। पेशेंस बनाए रहें, क्वेश्चन को कूल माइंड से पढ़ें, उसके बाद में उसका आंसर देने की कोशिश करें आप। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5वां कह रहा है, शरीर के इनमें से किस अंग में उपास्थि यानी कार्टिलेज की बात हो रही है? अगर आप बात करेंगे किसकी, उपास्थि की, ठीक, तो उपास्थि को एक कहते हैं इसको कार्टिलेज, और इसको सही तरीके से परिभाषित करें तो ये हड्डी जो अस्थि होती है, अस्थि या फिर हड्डी, तो अस्थि या फिर हड्डी से कैसा होता है, कमजोर, और मांसपेशी, मांसपेशी जो है उससे कैसा होता है, मजबूत। इसे हम कहते हैं कार्टिलेज। यानी कि जो उपास्थि होती हैं ये हड्डी से कैसी होती हैं, कमजोर होती है, और मांसपेशी से कैसी होती हैं, कठोर होती हैं और मजबूत होती हैं। तो ये कहाँ कहाँ पाई जाएंगी, तो सबसे पहले देखें आप, कंठ, हाँ बिल्कुल, जो कई बार आपने गले में देखा होगा ना, ये चोंच निकली हुई होती है, जो हमारी श्वास नली है, जो कंठ बनता है थायराइड वाला, तो ध्यान देना यहाँ पर जो ऐसी स्थिति होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार से कान का जो भाग है जो बाहर निकला हुआ है, ना तो हड्डी है ना ही मांसपेशी है, ये भी कार्टिलेज है। दूसरा देखें नाक, तो नाक में हड्डी तो बहुत अंदर तक है, लेकिन जो ऊपर उभरा हुआ हिस्सा है इसको अगर आप देखेंगे तो ये क्या कहलाएगा, ये भी कार्टिलेज है। रही बात किडनी की, तो किडनी में कहीं पर भी आपको उपास्थि देखने को नहीं मिलेगी, कार्टिलेज उसमें नहीं होता है। पौधों द्वारा कचरे को खत्म करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग, विधि का उपयोग नहीं किया जाता है? ध्यान देना, प्रश्न की भाषा पे मत फंसना, प्रश्न की भाषा मत फंसना। सबसे पहले देखना, जो कचरा शब्द है ना, कचरे को ही बोला गया है पादप उत्सर्जन। पादप अपशिष्ट कहेंगे इसे, क्या कहेंगे, अपशिष्ट। यानी पौधों में भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जिस प्रकार से मनुष्य के अंदर होते हैं, मानव या जीव में होते हैं, कि पसीना भी है, यूरिया भी बाहर निकालनी है, बहुत सारे हैं। ऐसे ही पादप में अपशिष्ट होते हैं। तो उसका एक सबसे अच्छा उदाहरण क्या होता है, आप देखेंगे, एक क्या होता है, गोंद है। दूसरा देखते हैं जो रबड़ निकलती है ना दूध के रूप में, वो है। एक देखते हैं आप, और क्या निकलता है, रेजिन निकलता है। तो बोलते क्या नहीं कर सकते हैं, तो ध्यान देना,
सेल रिक्तिका में कचरे को भंडारित कर लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। मिट्टी में कचरे का उत्सर्जन कर देते हैं, ये बात भी सही है। गिरने वाली पत्तियों के कचरे का उन्मूलन हो जाता, सड़ जाती, ये सही है। पादप को पसीना कब आता है, खुद सोच के देखिए। क्या कह रहा है, पसीने से अपशिष्ट का उन्मूलन होता है, तो पसीना पादप को नहीं आता है। कॉमन सेंस लगाना था, मैंने पहले ही कहा है कि इग्नोरेंस चेक की जाती है कि आप कितना कॉमन सेंस लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से कौन सा ऊतक वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है। जो किडनी होती है, तो किडनी की जो नलिकाएं होती हैं, उनकी जो दीवार होती हैं, उनका निर्माण किसके द्वारा होता है। संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक और उपकला ऊतक। तो आपको बताना यहाँ पे, तो सबसे पहले तो आप ये देखो, सबसे पहले तो याद रखना कि हमारा संयोजी ऊतक जो एक से अधिक टिश्यू के द्वारा बनता है, जैसे कि मानव का रक्त, ठीक, तो ये आपका नहीं होगा। पेशीय ऊतक, इससे मांसपेशियां बनती हैं, ये भी नहीं होगा, गलत हो गया। तंत्रिका यानी कि न्यूरॉन्स, ये भी नहीं होगा। अब रह गए आपके पास केवल एक ही, तो एक कौन सा है, उपकला ऊतक, यानी कि जो कोशिका द्वारा हमारे टिश्यू बनते हैं उनको ढकने के लिए जो आवरण होता है उसे उपकला ऊतक बोला जाता है, कलेक्टिव टिश्यू बोला जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा भाग मूत्राशय और वृक्क को जोड़ता है, यानी किडनी को मूत्राशय से जोड़ेगा। यूरेनल जो ब्लैडर होता है उसको कौन सा जोड़ेगा, किडनी को जोड़ता है, क्योंकि जितनी भी यूरिया का जो उत्सर्जन होता है वो यूरिया कहां पर कलेक्ट होगी जाके, यानी कि जो मूत्र है वो एकत्रित होगा जाके कहां पे, मूत्राशय में। तो बताया है, बोले वृक्काणु, मूत्र मार्ग, मूत्र वाहिनी और कौन, नलिकाएं। नहीं जी, ये बिल्कुल बहुत आसान है, आप ध्यान देना कौन इसको जोड़ता है आपस में, यानी कि एक होता है ब्लैडर, ठीक, यानी कि अगर इस तरीके से देखोगे तो ये जो है ये यूरेनल ब्लैडर होता है और एक इससे आकर के इस तरीके से जुड़ती हैं ये दो नलिकाएं। जोड़ा बोला था दो मूत्र वाहिनियां होंगी, क्योंकि एक जुड़ेगी इस किडनी से और एक जुड़ेगी इस किडनी से, तो इसलिए हम देखते हैं तो क्या होगा, ये मूत्र वाहिनियां होती हैं जो इसको कनेक्ट करती हैं, क्योंकि दो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्क द्वारा पुनः अवशोषित नहीं किया जाता है। मैंने क्या बोला कि वृक्क जो है, किडनी जो है, एक दिन में कितने रक्त को, 180 लीटर, 180 लीटर को क्या करते हैं, छान देती हैं, ये छानती हैं इसको, और इससे जो अपशिष्ट निकालते हैं वो कितना, 1.5 से 2 लीटर, 1.5 से 2 लीटर ही मूत्र निकालते हैं। अब बोल रहा है कि बाद बाकी का क्या होता, तो बाद बाकी का क्या कर लेते हैं, पुनः अवशोषण कर लेते हैं, ये पुनः अवशोषण कर लेते हैं। तो पुनर्अवशोषित जो किया जाता है तो किसका नहीं किया जाता है, ठीक, तो कौन सा नहीं होगा, ग्लूकोज क्या मूत्र के मार्ग से बाहर आएगा, जी बिल्कुल नहीं आएगा। अमीनो अम्ल जिनसे प्रोटीन बने होते हैं जो ब्लड में शामिल है, क्या बाहर आएंगे, नहीं आएंगे। लवण जो सॉल्ट है जो निर्जलीकरण से बाहर आएगा, नहीं आएगा। यानी कि आपके शरीर से निकाल देंगे किसको, क्रिएटिन, यानी क्रिएटिन जो हमारी मांसपेशियों में सामान्य तौर पर बनता रहता है, तो इसको जो है वृक्क जो है, जो किडनी है, इसको दोबारा अवशोषित नहीं करते, इसे मूत्र मार्ग के रूप से बाहर निकाल दिया जाता है। चलिए आगे बढ़े। निम्नांकित आकृति मानव के वृक्काणु यानी नेफ्रॉन्स को दर्शाती है, वह कौन सा भाग संग्रह नलिका है, यानी संग्रह नलिका कौन सा भाग है इनमें से, आपको ये बताना है। और बताया किसमें गया, इसको नेफ्रॉन बताया गया। मैंने पहले ही बोला था जो ये पतली पतली धागे नुमा संरचनाएं होती हैं ये किसकी होती है, नेफ्रॉन्स की होती हैं, और नेफ्रॉन्स की ही यहाँ से क्या करता है, इनको फिल्टर्ड करता है। और आपको बताना है वो कौन सा भाग है जो संग्रह नलिका का है। तो याद रखना क्षेत्र ए, यानी कि जो सेक्शन ये वाला है ये दिखा रहा है यहां पे, ये क्लियर है। थोड़ा बड़ा है प्रश्न, हाँ समझ में आ रहा होगा, देख लीजिए सही से, और बड़ा सावधानी पूर्वक इसको पढ़ना है आपको। और जो ये बताया गया है तो ये कहीं ना कहीं किडनी की संरचना है और नेफ्रॉन को बता रहा है कि इसमें भाग ए बी सी और डी जो सेक्शन है वो क्या है, क्योंकि एक से क्या हो रहा, ब्लड जा रहा है और दूसरे से ब्लड फिल्टर होके आ रहा है, ये दिखाया गया। तो इसमें बताना है सेक्शन, थोड़ा ध्यान देके बताओ कि क्या हो सकता है।
अब यहां से थोड़ा सा बैक आपको जाना होगा, फिर से याद रखना पड़ेगा आपको एक क्या, सेरा, और याद रखना पड़ेगा कौन सा, धमनी। ठीक, तो शिराएं क्या करती हैं, रक्त को ऊपर की ओर ले जाएंगे, और धमनी क्या करती हैं, नीचे की ओर ले जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखो बी, यानी ऑप्शन जो है आपका कौन सा होगा, बी वाला सही होगा। ए जो दिखा रहा है वो धमनी दिखा रहा है, क्योंकि ए से ब्लड कैसा आ रहा है, सॉरी, ए से ब्लड जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है, वो नीचे की ओर आ रहा है। यानी इसमें आप देखोगे तो ए से नीचे की ओर आ रहा है और ऊपर जा रहा है वो शिरा होगी। तो जाहिर सी बात है कि आप यहां पर देखेंगे तो ए जो है वो नीचे की ओर लेके आ रहा है, ये एरो बना हुआ है, तो ए क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगी वृक्क की धमनी शाखा। ठीक, दूसरा बी, केशिका गुच्छ। आप जो ये बी की संरचना देख रहे हो, बिल्कुल यहां पर ये गुच्छा बना हुआ है, ये केशिका वही गुच्छ है जिसको हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन्स, उनका बना हुआ है। फिर देखिए बोमेन, बोमेन संपुट कहां पर है, सी से है, जहां पर क्या होगा, ब्लड स्टोर होगा, यानी सी में बोमन संपट है। और डी वृक्क की शिरा है, यानी कि अगर जो आप देखते हो तो शिराएं क्या करती हैं, ऊपर की ओर ले जाते हैं। सी का तो हो गया, शिराएं कहां ले जाती हैं, ऊपर की ओर ले जाते हैं, तो डी क्या हो जाएगा, वो वाला सेक्शन होगा। इसलिए आपका जो आंसर सही बनेगा वो कौन सा बनेगा, दूसरा वाला, ये सही होगा। देखने में लग रहा था प्रश्न बहुत भारी भरकम है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जो छोटा सा एक क्लिप है, अगर उसको तोड़ लें आप तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, कृत्रिम वृक्क। वेरी गुड, देखो किसको कह रहा है, कृत्रिम वृक्क, यानी कि इसको कहें तो एक ये मशीन होती है, और इस मशीन को बोला जाता है डायलिसिस। इस मशीन को बोला जाता है डायलिसिस। अब कह रहा है कि नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, राइनोप्लास्टी, हीमोडायलिसिस, ट्रांसप्लांटेशन और एंजियोग्राम। बोलिए क्या होगा, हीमो का जहां पे भी मतलब आ जाए, हीमो जिसकी किडनी खराब होने लगती है, किडनी खराब होती है, उसके रक्त को कृत्रिम तरीके से फिल्टर्ड करने के लिए कृत्रिम गुर्दे का प्रयोग करते हैं, जिसे डायलिसिस कहते हैं। और हीमो का मतलब क्या होता है, रक्त होता है। कुछ नहीं था, कॉमन सेंस की बात है, अगर आप यहां से देखें तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि आप तुरंत समझ जाएंगे हीमोडायलिसिस क्या कहलाएगी प्रक्रिया, वो हीमोडायलिसिस कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक सामान्य मनुष्य प्रतिदिन कितना मूत्र उत्सर्जित करता है, एमएल में बताना, कितने एमएल होगा, बोलो कितने एमएल होगा। हाँ जी, 100 से 200 एमएल नहीं, किडनी खराब है। 10,000 से 20,000 एमएल, नेफ्रॉन खराब है, छान नहीं रहे हैं, जो आ रहा है उसको जाने दे रहे हैं। ठीक, 10 से 20 एमएल, इससे ज्यादा तो बच्चा कर देगा। क्या होता है, 1,000 से 2,000 एमएल, यानी 1 से 2 लीटर तक उत्सर्जित होता है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी आकृति मानव उत्सर्जन तंत्र में मूत्रवाहिनी नीले रंग की रेखाओं के रूप में दर्शाई गई और मूत्राशय की स्थिति को दर्शाती है। बोलिए, अभी अभी बनाया था मैंने, बोलो कौन सा वाला होगा उसमें, 1 2 3 4, कौन सा। ध्यान देना, जो किडनी से आ रही हैं वो कौन सी हैं, ये 2 हैं जो इस तरीके से खुल रही हैं, और ये भी आ रही है किडनी से खुल रही हैं, इसलिए एक जोड़ी क्या होती है, मूत्रवाहिनी। अब यहां पर उसने क्या किया, मूत्रवाहिनियों को यूं कर दिया और एक इसमें मीटर मिला दिया, यानी कि दूसरा वाला विकल्प आपका क्या हो जाता है, गलत है। फिर बोला कि एक आ रही है वो इधर से जा रही है और एक आ रही है वो इधर से जा रही है, ये ज़्यादा ऊपर से कर दी, बहुत अंदर कर दी, इसलिए विकल्प आपका जो तीसरा है वो भी गलत है। जब ये मूत्रवाहिनी एक ही और इस तरीके से गुजरी, अंदर खुली ही नहीं, तो संरचना ये भी गलत हो जाएगी। यानी कि आप देखें जो स्टैंडर्ड बनता है यहाँ पे वो यही बनता है कि ये मूत्राशय है, ये पूरा का पूरा, ठीक, ये मूत्राशय है और इसमें एक मूत्रवाहिनी इधर से है और एक मूत्रवाहिनी यहां से है और यूरिनल ब्लैडर है, यानी कि आंसर होगा आपका 1। इसलिए आकृति जो 1 है वो स्पष्ट दिखा रही है पूरी संरचना को। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नकांतिक चित्र में मानव का दाएं मानव वृक्क को दर्शाया गया। वृक्क मतलब किडनी दिखाई गई। मूत्रवाहिनी किस बिंदु पर वृक्क से बाहर निकलती है, यानी कहां से निकलेगी मूत्रवाहिनी? तो देख लो जी, यानी कि एक तो यहां से आ रही होती है और इस तरीके से यहां जाएगी, ये क्या लाएगी? ब्लड को लाएगी। ठीक, अब ब्लड हो चुका है जी फिल्टर, तो यहां से कहां जाएगी? ये नीचे की ओर बाहर जाएगी। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली जो है वो लाती है और ये वाली ले जाती है, यानी कि जो स्थान बनेगा वो कौन सा बनेगा? ये दूसरा वाला बनेगा। ये मूत्रवाहिनी है इसकी, और ऐसे ही एक मूत्रवाहिनी होगी किसमें? दूसरी वाली में। तो ये किडनी का स्पेस दिया हुआ है। इसमें बिंदु जो दूसरा है आपका, इसमें आपका जो दूसरा बिंदु है ये स्पष्ट चित्र की व्याख्या कर रहा है कि बाहर मूत्रवाहिनी जाएगी तो यहां से जाएगी। ठीक है, पादपों में स्तनधारियों की भांति वृक्क जैसा सुपरिभाषित उत्सर्जन तंत्र मौजूद क्यों नहीं होता? वेरी गुड, पढ़ लो थोड़ा सा। यानी कि जिस प्रकार से मनुष्यों में होता है उत्सर्जी तंत्र विकसित होता है, सुपरिभाषित होता है, तो पादप यानी पेड़ पौधे या वनस्पति में ऐसा क्यों नहीं होता? ये आपको बताना, ऐसा क्यों भाई? देखो, तो उत्सर्जी तंत्र को आप पादपों के अंतर्गत देखोगे तो मैंने पहले ही कहा है कि जो गैसीय उत्सर्जन है वो कहाँ से कर देते हैं? ये जो रंध्र होते हैं इनके माध्यम से कर देते हैं। वो किनारे पर रंध्र होते हैं। अब गैसें जो वो छोड़ते हैं, यानी कि किस गैस को छोड़ते हैं? O2 को। यानी कि वो जो O2 छोड़ते हैं तो वो इनके माध्यम से छोड़ देते हैं। फिर आप देखेंगे जो शाखा है, तो शाखा में वो क्या निकाल देते हैं? वो गोंद। और फिर उनमें कुछ मृत कोशिकाएं होती हैं और कोशिका भित्ति होती है, वहां स्टोरेज कर लेते हैं। तो ध्यान देना, वे अपने कायिक अंगों यानी कि काया जो बनी उनके माध्यम से उत्सर्जित करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17, कृत्रिम वृक्क द्वारा यानी डायलिसिस के द्वारा रक्त से यूरिया को किस प्रकार निकाला जाता है? क्या करते हैं? परासरण करते हैं, निस्पंदन करते हैं, एंजाइमी क्रिया करते हैं, अवशोषण करते हैं? क्या करते हैं? जो जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको कैसे निकालेंगे आप? कृत्रिम गुर्दे के द्वारा यानी कृत्रिम किडनी के द्वारा यानी कि डायलिसिस के द्वारा। तो ध्यान देना, क्या होता है उसमें? परासरण होता है, इसके द्वारा निकालते हैं। ठीक, दिल्ली पुलिस में भी आया ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पशुजनित नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद नहीं है? पशुजनित नाइट्रोजनी उत्पाद नहीं है। आपको पता है आपके जो मूत्र में यूरिया की मात्रा होती है वो 2.5% होती है। 9.5%, 95 सॉरी, यूरिया की मात्रा होगी 2.5%। उसके बाद में जल जो होगा वो होगा कितना? 95%। और फिर जो अदर चीजें होती हैं वो होती हैं कितनी? 2.5%। अमोनिया भी होती है उसमें, यूरिक अम्ल भी होता है। लैक्टिक अम्ल जो है वो इनमें नहीं होता है, ये दूध में होता है। ये किस में होता है? दूध में होता है, और वो अपशिष्ट नहीं है। ठीक है, तो लैक्टिक अम्ल इसका आंसर होगा। आइए, क्वेश्चन नंबर 18 है, बोमेन संपुट, अभी अभी बताया जब किडनी को दिखाया था, बोमेन संपुट को ढके रहती है किसको? तो मैंने बोला था सेक्शन बी पर है बोमेन संपुट, तो वो ढके रहती है किसको? कोशिका गुच्छ को। यानी किडनी में जो न्यूफ्रॉन्स होते हैं उनको क्या करती है? ये ढके रहते हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृक्क और पित्ताशय में पथरी का पता लगाने के लिए किस चिकित्सा तकनीकी का पता, यानी कि किडनी और पित्त की थैली में पथरी का पता लगाने के लिए किस चिकित्सा तकनीकी का उपयोग किया जाता है, जिसका उपयोग गर्भावस्था के दौरान भ्रूण की जांच के लिए भी किया जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी, चुंबकीय अनुनाद चित्रण और इकोकार्डियोग्राफी। बोलिए। तो सबसे पहले देखें, इसे बोलते हैं ECG। ये पता लगाता है किसका? हृदय। ठीक,
चुंबकीय अनुनाद प्रतिचित्रण, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई, इकोकार्डियर यानी कि 2D, ये भी किससे होगी? हृदय। जो हम कराते हैं तो अल्ट्रासाउंड को ही क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासाउंड को ही किस नाम से जानते हैं? अल्ट्रासोनोग्राफी। चलो ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, फिर मिलते हैं आपसे।